फूका नहीं जा रहा है। क्यों नहीं फूका? ट्रैक्टर फूक के हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? यही आंदोलन का तरीका है। अरे भाई तो यही करेंगे। अरे भाई जब तुम यही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अभी गांधी की बात। अरे सुनिए गांधी ट्रैक्टर सुनिए गांधी ट्रैक्टर नहीं फूकते थे, गांधी देश को फूकते थे। अरे गांधी आमरण अनशन करते थे, जो सबसे बड़ा हथियार है। गांधी रेलवे के ट्रैक पर बैठते थे। किसने अधिकार दिया आप ट्रैक पर बैठेंगे? किसने अधिकार दिया आप? जाम करेंगे, बंद करेंगे, पूरे देश को बंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सुनिए आप सुनिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सड़क पर बैठेंगे? आपको किसने अधिकार दिया कि सुनिए को नहीं जाने देंगे अस्पताल? अरे सुनबो करेंगे कुछ आप अच्छा। अरे सुनबो करेंगे। अरे सुना रहा हूं मैं आपको। आप ट्रैक्टर फूंक के सुनाएंगे? जिस ट्रैक्टर ने आपको जिलाया, जिस ट्रैक्टर हम नहीं फूंकते हैं ट्रैक्टर, ये प्रशासन फूंकवाता है। एसपी हुआ फरार, कहाँ सो गए चौकीदार? चौकीदार सो रहे थे और एक एसपी यानी भारतीय पुलिस सेवा का अफसर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, दिल्ली और अन्य प्रदेशों में, गुजरात में उसे खोजा जा रहा है। एक विषय है। दूसरा विषय आज हमारी चर्चा का यह है कि 25 लाख रुपए, एक आवास और एक नौकरी उस बिटिया के लिए दे दिया गया जिसके लिए आज पूरा देश और विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है ऐसे दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आकर के उसकी सुनवाई करेंगे। अब मामला हाथरस का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा विषय, अगला विषय है कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कोरोना का टेस्ट हो गया। 72 टेस्ट केवल मार्च महीने में हुए थे, अब 1 करोड़ हो गया। उत्तर प्रदेश देश के सबसे अग्रिम राज्यों में है जिसने सर्वाधिक कोरोना का टेस्ट किया है। ऐसे एकाध विषयों पर और भी हम बात करेंगे। हम हैं इस समय चिंतक विचारक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के साथ। तिवारी जी, पहले विषय पर हम चर्चा करेंगे। महोबा बुंदेलखंड का जिला है, बड़े बहादुर लोग यहाँ पैदा हुए। वहाँ एक क्रशर व्यवसायी ने कहा कि एसपी हमें मार डालेगा, हत्या करा देगा। अगर हमारी हत्या होती है तो इसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। और कई उसके जो सिपह सालार लोग हैं उनके ऑडियो भी आए प्रकाश में। पैसा मांगा कि इतना नहीं दोगे तो बेटा इतना मुकदमा लाद दूंगा कि जमानत नहीं करा पाओगे, गिन नहीं पाओगे मुकदमा। अंत में गोली मार दी जाती है उस व्यक्ति को और जांच में बताया जाता है कि गोली क्रशर व्यवसायी ने खुद अपने आप को मारा है। कई आईपीएस निलंबित हुए उत्तर प्रदेश में, कईयों पर कार्रवाई हुई। एक आईपीएस वैभव कृष्ण ने कई महीने पहले 5 आईपीएस लोगों पर आरोप लगाया था कि यह लोग थाने बेच रहे हैं। महीनों पहले पत्र लिखा था, पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया, पत्र लीक हो गया। तो इन्होंने अनुशासनहीनता किया है। पत्र लीक कैसे हुआ? फिर उस आईपीएस को निलंबित कर दिया गया। बारी बारी बात सत्य हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा, महोबा का वह कर रहे थे 2 दिन पहले, समीक्षा कर रहे थे पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि माफियाओं जैसा काम कर रहे हैं पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में। क्या कहना है आपको? देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी बात जब जनश्रुतियों तक पहुंच जाती है तो वो उसकी पराकाष्ठा पीक होती है। हमारे यहाँ कहा जाता था, सब नट आते थे, गाना गाते, आला गाए, बड़े बड़े लड़ाका यही महोबा माँ, तब नीचे से ऊपर तक रोंगटा एकदम खड़ा हो जाया करता था। कुछ गा करके सुना। चलिए, हाँ, बड़े लड़ाका यही महोबा माँ, दम 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 जब ढोल बजती थी। नहीं नहीं, तो वो एक थोड़ा सा तो वो महोबा की जो धरती है, वो जो महोबा की धरती है, थोड़ा आला तो भय चलता था। कैसे बड़े लड़ाका ये महोबा माँ आल्हा, माने आल्हा, वो आल्हा तर्ज पर जा दिन जन्म भयो आल्हा के धरती धसी अढ़ाई, जय दिन जन्म भयो आल्हा के धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो वो चीज़ें थी महोबा की, बुंदेलखंड की। वहाँ की संस्कृति थी, वहाँ की सभ्यता थी, वहाँ का वो जुझारूपन था, वो तेवर था, वो लड़ाकापन था जी। वो कहीं न कहीं से कुंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुंद उसको क्रमशः किया जा रहा है। और ये जो पुलिस तंत्र जो हावी हो रहा है,
हमारे लोकतंत्र पर जो डंडा तंत्र हावी हो रहा है, पुलिस तंत्र हावी हो रहा है, गुंडा तंत्र जो हावी हो रहा है, ये उसके चलते आ रहा है। और ये कुछ तो इस बीच इतना अवसादग्रस्त पूरे देश को बना दिया जा रहा है कि उसको क्या कहा जाए। अब इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे थाने बिक रहे हैं और थानों पर गुंडा तंत्र के हिसाब। अरे भैया, तो तुम हो किस लिए? तुम किस लिए हो? उन्होंने कहा कि माफिया जैसा काम कर रहे हैं। अरे वही चीज़ है, माफिया जैसा, तो तुम वहाँ क्यों हो? अब सवाल ये उठता है, लेकिन माफिया जैसा काम करेगा आईपीएस अफसर तो थाने बिकेंगे? नहीं, फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा? नहीं, सवाल ये उठता है। देखिए, अब यहाँ सवाल जनता पर भी जाता है। भाई ये देखिए, तो लोकतंत्र है। जनता कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि देती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे लोगों को आप प्रतिनिधि चुनेंगे, वहाँ भेजेंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, इसमें तो जनता का भी दोष नहीं है। आज की तारीख जनता ने इस मुख्यमंत्री को चुना ही नहीं था। यह तो मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से टपक गया है। जनता को तो इसने फॉलो ही नहीं किया। अपनी भी सीट ये आदमी हार गया मुख्यमंत्री होने के बाद, तो जनता का भी इसमें दोष नहीं। लेकिन यह जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, थोपने की प्रक्रिया, लोकतंत्र पर। अच्छा, चलिए, अनेकानेक दल में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश को प्रोजेक्ट नहीं किया था, थोप दिए गए। अब आप विषयांतर मत होइए। नहीं, तो विषयांतर देखिए, बहन जी को छोड़ करके अरे इसलिए बताया कि हमारा। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बताया नहीं जाता है। आप उस पर क्यों जा रहे हैं? अरे मैं इसलिए जा रहा हूं कि लोकतंत्र में विधानसभा चुनी जाती है, विधानसभा सदस्यों को चुना जाता है, फिर जो दल बहुमत में आता है या जो दल दावा करता है, उसके सारे विधायक बैठ करके अपना नेता चुन लेते हैं। वो एक प्रक्रिया, वो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। अब उसमें अगर आप जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये अभी विषय नहीं है। कौन कि ठीक है, यहाँ भी नहीं चुना गया, वहाँ भी नहीं चुना गया। नहीं, चुना जाता है। विधायक मिलकर के नहीं, चुना जाता है। नहीं, चुना जाता है, चुने गए हैं। चलिए हम लोग विषय पर आते हैं। हाँ, चलिए विषय पर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह जो पुलिस तंत्र, ये जो माफिया के रूप में काम कर रहा है, और हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है, तो तुम काहे के लिए हो? जब तुमको पता है कि हमारा पुलिस तंत्र माफिया के रूप में काम कर रहा है, तो तुम काहे के लिए हो? इसलिए हो कि तुम्हारी पूंछ दबी हुई है। तुमको अपने मुकदमे, अपने ऊपर के आपराधिक मुकदमे तुमको वापस लेने हैं, और उसके लिए उसी पुलिस तंत्र, उसी प्रशासन की मदद लेना है जो तुम्हारे अधीन काम करने वाला है। इसका मतलब है कि तुम नैतिक रूप से इस लायक नहीं हो। तुम्हारे ऊपर नैतिक दबाव इतना है कि तुम उनसे कह ही नहीं सकते हो कि हमारे ऊपर का आपराधिक मुकदमा वापस ले लो, हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री के ऊपर से रेप का मुकदमा वापस ले लो। जब आप ये कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह काम वही करेगा जो खुद उस तरीके का हो। यह काम वही थाना करेगा, वही अधिकारी करेंगे जो उस तरीके के फंक्शनिंग में काम कर रहे हो। आनंद तिवारी जैसा अफसर तो ऐसा काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, सीधे रिजेक्ट कर देगा तुमको रिजेक्ट कर देगा। आनंद तिवारी अब अफसर नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में आनंद तिवारी की जो महती भूमिका है, यानी पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जो जनता मालिक है, तो जनता अगर चुप रहेगी तो ऐसा होगा और लगातार ऐसी घटनाएं होंगी। 19 वर्षीय एक बेटी, जी हाँ, हाथरस की घटना ने हिला करके रख दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 25 लाख रुपए, एक नौकरी और आवास। हाथरस जैसी घटनाएं यहाँ रोज हो रही हैं। हाथरस जैसी घटनाएं यहाँ हमेशा हो रही हैं। हाथरस जैसी घटनाएं यहाँ हमेशा होती रहेंगी। रुकेगी कैसे? रुकेगी ऐसे वही जब वो नैतिक बल होगा, जनतंत्र का जब दबाव होगा, जनता का जब दबाव होगा, और जनता सही प्रतिनिधियों का चयन करेगी, जनता जब सही सरकार बनाएगी। और वो दबाव पड़ रहा है वो दबाव। लेकिन फिर वही चीज़ हो जाता है कि माने इतनी सस्ती जान है कि एक युवती, वो चूंकि हरिजन है, वो चूंकि दलित है, इसलिए उसकी कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत आपने लगा दिया, उसको हम बेटी ही कहेंगे। आपने जाति से नहीं, तमाम बेटियां हैं ऐसी, तमाम बेटियां ऐसी हैं, मैं ऐसी। और वहाँ तो कुछ खाली दबंग लोग थे ना। जब आपके भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री से बच्ची नहीं बच पा रही है, तो आप उसकी क्या बात करोगे? तिवारी जी, एक चीज पर थोड़ा सा हम लोग उससे भी विषयांतर हो जाए, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके। जैसे होता क्यों है? आखिर ये दरिंदे आते कैसे हैं? नंबर 1, नंबर 2, दरिंदगी पनपती कैसे है? और पीट करके इन्हें जेल की सलाखों में डाल करके ही इनके भीतर जो बैठा हुआ दरिंदा है उसे खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल करना पड़ेगा। ये देखिए,
जब हमें कानून का भय होगा, जब आदमी को, ये तो देखिए ये तो मनोविकृति है, इस मनोविकृति का एक तो उसका उपचार किया जाना चाहिए, और जब तक हमें भय नहीं होगा कि हम ऐसा करेंगे तो हम दंडित होंगे। आज की तारीख में ऐसे तत्वों से उनका भय ही समाप्त हो गया है। उनको लगता है कि जब 32 साल मुकदमा चलने के बाद सारे लोग आरोप मुक्त हो सकते हैं, ये होगा कि भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वो तो जनता के दबाव में, जनता के आक्रोश में आके टूट गया। तो इस तरीके का भाव न्यायपालिका के प्रति भी अविश्वास पैदा करता है, और ऐसे दबंग लोग, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग क्षणिक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस तरीके की हैवानियत करते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, अभी जो होगा बाद में हम लोग। तिवारी जी, जैसे अनेकानेक सरकारों में चीजें हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी आगे भी होती रहेगी, क्योंकि ब्रजभूषण दुबे के भीतर जो बैठा हुआ इस तरह का अपराधी है, इस तरह की हैवानियत प्रवृत्ति है, वह कभी भी जग जाएगी, जग जाती है, ऐसा लोग मनोवैज्ञानिक लोग बताते हैं। एक तो यह है कि हमारे और आप जैसे लोग इस पे काउंसलिंग करें, ज़रूरत क्या है, इसकी भी ज़रूरत है। हम इससे दोषमुक्त नहीं हो सकते, हमारा भी दोष है इसमें, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या 25 लाख, यह मनोविकृति, क्या 25 लाख कीमत और आवास और ये सब क्या है जैसे, और देख करके किसी की कीमत 10 लाख है, किसी की कीमत 5 लाख है, किसी की कीमत 2 लाख है, किसी की कोई कीमत नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें घृणित जो मामला है वो ये है कि वह युवती इसके पहले भी शिकायत करती रही है थानों में जा कर के। यह घटना हो जाने के बाद वह गई है, उसका पूरा परिवार गया है, उसकी बात नहीं सुनी गई है, और यह घटना दुर्घटना हो जाने के बाद भी उसकी उस तरीके से जांच नहीं की गई है। उसकी जुबान काटी गई है, उसकी रीढ़ तोड़ी गई है, और हमारा पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है कि टूट गया, अपने से टूट गया, जुबान दांत से लग के कट गई। और यहाँ तक कि सीधे उन सारे सबूतों को मिटाने के लिए रात के 2:30 बजे आप बिना परिवार के, बिना किसी की मर्जी से आप ज़बरदस्ती ले जाकर के आप उसकी लाश जला दे रहे हो। ये इससे विकृत, इससे घृणित चीज़ नहीं हो सकता है। ये घृणा की पराकाष्ठा है, ये विकृति की पराकाष्ठा है, और यह इस सरकार के पाशविक मानसिकता की पराकाष्ठा है। मामला यहाँ जाकर के गाड़ी फंस रही है। कीमत ये सब कोई मतलब नहीं रहता। किसी भी चीज़ की क्या कीमत है? अरे मर गई, बात खत्म हो गया। लेकिन आगे से क्या होगा, उसके पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेसिंग क्या थी? आपके यहाँ पीड़िता आती है और उसकी बात नहीं सुनी जाती है। आपके ही तमाम जिन लोगों के ऊपर इस कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो लोग उसका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म कर देते हैं। और आज की तारीख में भी ये जो दलित महिला है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा चिंता समाज की और उस गांव की और उस परिवार की है कि उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसके परिवार की सुरक्षा कैसे होगी। क्योंकि अब चलेगा केस, और केस चलेगा तो वो लोग जो इस हद तक गए हैं, क्या वो लोग जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश वह कहेंगे कि हम ऐसे दरिंदों का जब पोस्टर लगाने की बात करते हैं तो आप जैसे लोग चिल्लाएंगे, साहब आप पोस्टर कैसे लगा सकते हैं? पोस्टर तो हम अगर पीटते हैं उनको, और हैदराबाद जैसी घटना होती है तो भी लोग कहेंगे, मानवाधिकारवादी संगठन के लोग कहेंगे साहब आप ऐसे नहीं करते। नहीं, बात तो हम अपराधी को अगर गाड़ी पलटा करके, वह बात अलग है। नहीं, यह चीजें हर चीज का डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। आप ऐसी न्याय व्यवस्था क्यों बनाए हैं जहां पर कि आपको इस तरीके की बात करनी पड़ रही है? आप फास्ट ट्रैक में आप करके आप क्यों नहीं, आप उनकी सुनवाई करते हैं? चलिए, तिवारी जी ने जो बातें कहा, अभी हम उस पर आते हैं। अयोध्या का मामला 32 वर्षों बाद निर्णय हुआ है सीबीआई कोर्ट। अभी जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समयबद्ध सुनवाई करो, और इसमें तमाम लोग दिवंगत हो गए इस मामले में, और जो बच गए हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब अंतिम पड़ाव पर हैं। 49 में 32 जीवित हैं, शेष चले गए। तो इतना लंबा अगर होगा किसी मामले में, तो इतना बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, आम आदमी का क्या होगा? देखिए, यह तो एक कानूनी प्रक्रिया है, और इस व्यवस्था का, इस सिस्टम का, इस लंपट पूंजीवादी व्यवस्था का यही है कि कानूनी प्रक्रिया को इतना लंगर आन कर दो कि आदमी थक हार के कहे कि मारा छोड़ा, जो होना था हो गया, झंझट खत्म हुआ। लेकिन यह प्रक्रिया भी ठीक प्रक्रिया नहीं है, इतनी लेंदी प्रक्रिया भी ठीक प्रक्रिया नहीं है। और इस प्रक्रिया के तहत आप जब
जैसे मौका मिला है आप उस मुद्दे को भुनाते रहे हो, अपने आप को शहीद कहते रहे हो। हम हिंदू धर्म के लिए, हम राम मंदिर के लिए शहीद हो गए, अब जनता अगर हमको पूरा मौका देगी, पूरा बहुमत देगी तो मैं राम मंदिर बनवा दूंगा। और इस तरीके की बात कहने के बाद यह तो विभत्स स्थिति है न्यायिक व्यवस्था की भी कि इतने सारे एविडेंस होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, और 2015 में आप खर्रा क्या दे रहे हो 2 लाइन का कि इसमें किसी का कोई वो नहीं था, भूमिका नहीं थी। यह तो शर्मनाक बात है। निश्चित रूप से यह न्यायपालिका के लिए शर्मनाक दिन था कल का, इस तरीके का करना। फिर जरूरत क्या था 32 साल का इतना पैसा, इतना सब कुछ जो तो खर्च करने का, इतनी सरकारी आपने बदलवा दिया, इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ इसको लेकर के, इसकी जरूरत क्या थी? आप पहले दिन कह दिए होते जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप कह दिए होते भाई हमारी सरकार आएगी तो ये सब खत्म कर दिया जाएगा, बात खत्म हुआ। तो कल की घटना, तो कल का न्याय तो भाई देखो भाई, वो माने हमारे जैसे, अरे कई लोग ऊपर जाने वाले हैं, लाल कृष्ण आडवाणी सब चले जाएंगे, यही हश्र होगा, कल्याण सिंह है इनका इस व्यवस्था के तहत यही हश्र होगा। सबको प्रायश्चित के साथ विदा होना होगा, सबको प्रायश्चित करना पड़ेगा, और इसी धरती पर प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो आपने पाप भोगा है, अपने धार्मिक रूप से इसको पाप कहते हैं। अगर आप यह भी मानते हैं कि वह मंदिर का ढांचा था तो भी आपने उसको गिरा के पाप किया, और अगर गिराया तो आप स्वीकार करो ना, आप डंके की चोट पर स्वीकार करो ना कि आपने मंदिर क्यों गिराया। जैसे आज की तारीख में बनारस में मोदी जी ने इतने मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन अभी भी कह नहीं रहे कि हमने मंदिरों को ध्वस्त किया। चलिए एक अंतिम बात कह करके इस विषय पर, चूंकि विवादित ढांचा ढाया गया तो कई लोगों ने नारा लगाया श्री राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, उन आरोपियों में से ही, और ललकारा भी, लेकिन सबने गवाही दिया, कहा अपने वक्तव्य में कि हमने कुछ नहीं किया और हमें फंसाया गया। चलिए बात खत्म हो गई। यह तो न्यायिक प्रक्रिया झूठ और फरेब पर आधारित न्यायिक प्रक्रिया। देखिए इसमें भी है, लंबे मुकदमे हैं तो अलग से जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तमाम चेयर खाली है, तो तमाम बातें हैं। अधिवक्ता हड़ताल करेगा, एक मामला नहीं है, अनेकानेक मामले। तिवारी जी अंतिम बात, 1 करोड़ कोरोना टेस्ट हो गए, उत्तर प्रदेश ने सबको पछाड़ दिया, क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, क्या बिहार, बहुत क्या बड़ा भ्रष्टाचार है यह कोरोना को लेकर के। यह जो टेस्ट हुआ है ना, जब इसका टेस्ट किया जाएगा तब समझ में आएगा कि कितना डकारा है इन लोगों ने। आपने तो कराया नहीं, कितना अरे कहाँ करामा है ये सब। जिसको चाहे उसको कोरोना बना दे, जिसको चाहे उसको पॉजिटिव बना दे, जिसको चाहे उसको नेगेटिव बना दे। हम तो कहते हैं डंके की चोट पर कि आनंद तिवारी के पास तो कोरोना नहीं आ रहा है। डंके की चोट पर मैं तो हर जगह जा रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ, और मैं तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कहा कि यह कोरोना जो आपदा को अवसर के रूप में ये बदल रहे हैं, ये पूरे देश का आर्थिक शोषण का मामला है। ये बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार होगा। पूरी दुनिया से आपने कर्ज लेकर के हिंदुस्तानी हमारे ऊपर लाद दिया है। अभी तो देखिए ना, अभी तो ये जो पीएम केयर फंड क्या है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मैं कह रहा हूँ, पीएम केयर फंड सबसे बड़ा आज की तारीख का घोटाला है इस मोदी सरकार का। उसके सारे पैसे, ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हो तुम, क्यों नहीं बता रहे हो तुम, किसके प्रति तुम्हारी जवाबदेही है? उसमें पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा आया, चीन से कितना पैसा आया, बाहर देशों से कितना। चीन से तुम फर्जी मुठभेड़ दिखा रहे हो, लड़ रहे हो चीन से। चाइना पैसा दिया है, अरे घोषित तौर पे दिया है। उससे जाकर के अपना दफरी लेकर के भीख मांगे हैं, कर्जा लिए हैं, तरह तरह का लिया। और तो बिजनेसमैन है, उसको तो बिजनेस करना है। अगर तुमको कर्जा भी देखिए, जमींदार महाजन अगर कर्जा भी देता है तो उसके पीछे अपना वो लाभ वो पूरा अपना गुणागणित कैलकुलेशन कर लेता है। और यह तो मैं तो फ्रॉम वेरी भी नहीं कह रहा हूँ, यह जो कोरोना का संकट है यह विश्व में आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई है। और यह लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका और चीन, दोनों आर्थिक वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। और उस जंग में भारत जैसा जो सबसे बड़ा बाजार है, इस जंग का क्या है, विश्व के बाजार पर कब्जा। और भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। और भारत को जो खींचातानी हो रहे, घंटा जैसा है जो हिल रहा है चीन और उसके अमेरिका के बीच में, उसके पीछे इसकी बाजार है आनंद तिवारी की क्रय शक्ति है। और जो क्रय शक्ति अब खत्म हो रही है, मरचूस के इसको निचोड़ करके इन्होंने अपने एक तिजोरी में 2 आदमियों के घर में ले जाकर सारा का सारा पैसा जमा कर दिया है। और उसी पैसे के बल पे आने वाले दिनों में ये फिर बहुमत लेने की कोशिश करेंगे, जिसका अभी आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा क्या स्थिति बन रही है, कैसी पड़ रही है। सारे उपचुनाव में उसका रिफरकेशन आएगा। लेकिन अगर ये लोग हिंदू आस्था मानते हैं ना, तो बहुत बड़ा
पाप कर रहे हैं, इस पाप का भी इनको दंड यही मिलेगा। जब व्यक्ति हताश, निराश और लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, तो कहता है कि हे भगवान, इनको दंड जरूर देना। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग हताश, निराश, लाचार हैं? भाई निश्चित रूप से निश्चित रूप से पूरा देश, हे भगवान अब आप ही देखिएगा, निश्चित रूप से पूरा देश हताश है। और मैं तो कहता हूं कि इसके चलते पूरे देश को अवसादग्रस्त कर दिया गया है। ये हमारा देश उत्सव का देश है यार। हमारा देश जब अच्छा, हम लोगों को चाहे जो जैसे रहे मोदी, इनकी एक बात हमको बहुत पसंद आती है कि आदमी उत्सव धर्मी है। छोटी छोटी चीज़ों का उत्सव मनवाता है। पता चला कि लोग मर रहे हैं, वो रहे हैं, चलो भैया तबला बजाओ, चलो भाई ताली बजाओ, चलो भाई घंटा बजाओ, चलो भाई दिया जलाओ, मार उत्साह करवा रहा है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो आज की तारीख में ये पूरे देश को अवसादग्रस्त कर दिया है। किसी के पास रोजगार नहीं है, किसान को खेत में डालने के लिए बीज नहीं है, खाद नहीं है, जोतने के लिए उसके पास डीजल नहीं है, कहाँ से क्या करेगा पूरा देश अब। और खास करके सारी चीज़ों को तो इन्होंने कर दिया है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ अगर टिकी रही है, स्थिर रही है, तो उसके पीछे हमारा किसान रहा है, हमारी कृषि रही है। लेकिन आज की तारीख में यह जो 3 बिल लेके आए हैं ना, उसके माध्यम से इन्होंने किसानों को भी फाइनल स्टेज में अब इन्होंने हाथ लगा दिया किसानों को, और ये हमारे सारे किसान अब निलाह हो जाएंगे। नील की चलिए, बात किसानों की ही आ गई। आप लोग भी जन आंदोलन कर रहे हैं, ये सब ट्रैक्टर फूंकना, ये सब कहाँ तक उचित है? ट्रैक्टर फूका नहीं जा रहा है। क्यों नहीं फूका? ट्रैक्टर फूक के हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? यही आंदोलन का तरीका है। अरे भाई, तो यही करेंगे। अरे भाई, जब तुम यही करेंगे। नहीं, आप अभी गांधी की बात। अरे सुनिए, गांधी ट्रैक्टर, सुनिए, गांधी ट्रैक्टर नहीं फूकते थे, देश को फूकते थे। अरे गांधी आमरण अनशन करते थे, जो सबसे बड़ा हथियार है। गांधी रेलवे के ट्रैक पर बैठते थे। किसने अधिकार दिया आप ट्रैक पर बैठेंगे? किसने अधिकार दिया आप? जाम करेंगे, बंद करेंगे, पूरे देश को बंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सुनिए आप, सुनिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सड़क पर बैठेंगे? आपको किसने अधिकार दिया कि सुनिए को नहीं जाने देंगे? अरे सुनबो करेंगे कुछ, आप अच्छा, अरे सुनबो करेंगे। अरे सुना रहा हूं मैं आपको, जो शांतिपूर्ण आंदोलन का पराकाष्ठा है, वो है आंदोलन। सड़क पर जाएंगे, आप ट्रैक्टर फूंक के सुनाएंगे? जिस ट्रैक्टर ने आपको जिलाया, जिस ट्रैक्टर हम नहीं फूंकते हैं ट्रैक्टर, ये प्रशासन फूंकवाता है।